क्या आपने कभी खुद से यह सवाल पूछा है, मैं आखिर हूं कौन? पहली नजर में यह सवाल बहुत आसान लगता है, लेकिन जैसे ही आप इसके बारे में गहराई से सोचते हैं, यह एक रहस्य बन जाता है। आप अपने बचपन को याद करते हैं। आपकी सोच अलग थी, आपका शरीर अलग था, आपकी पसंद नापसंद अलग थी। आज आप पूरी तरह बदल चुके हैं, फिर भी आप पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि वो बच्चा मैं ही था। यही वह जगह है जहां पहचान का विरोधाभास शुरू होता है। अगर आप बदल गए हैं तो फिर आप वही कैसे हैं? और अगर आप वही हैं तो फिर इतना बदलाव कैसे संभव है? इस विरोधाभास को समझने के लिए दार्शनिकों ने एक बहुत प्रसिद्ध उदाहरण दिया है, शिप ऑफ थीसियस। कल्पना कीजिए कि एक जहाज है जिसके हिस्से समय के साथ खराब होते जाते हैं और उन्हें एक एक करके बदल दिया जाता है। पहले उसका एक तख्ता बदला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह धीरे धीरे पूरा जहाज बदल दिया गया। अब उस जहाज का कोई भी हिस्सा मूल नहीं बचा। तो सवाल उठता है, क्या वह जहाज अभी भी वही है? अगर आप कहते हैं हां, तो इसका मतलब है कि पहचान सिर्फ हिस्सों पर निर्भर नहीं करती। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, तो फिर वह कब बदल गया? किस पल वह पुराना जहाज खत्म होकर नया जहाज बन गया? यही उलझन इस विरोधाभास का केंद्र है। अब इस विचार को अपने जीवन पर लागू करें। वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार बदलती रहती हैं। कुछ सालों में हमारे शरीर का लगभग हर हिस्सा नया हो जाता है। आपकी त्वचा, खून, यहां तक कि आपकी हड्डियां भी समय के साथ बदलती रहती हैं। फिर भी जब आप आईने में देखते हैं तो आप खुद को वही व्यक्ति मानते हैं। आप अपने अतीत की यादों को जोड़ते हैं और कहते हैं, यह सब मैंने ही अनुभव किया है। तो क्या हमारी पहचान हमारे शरीर में है या कुछ और है जो हमें हम बनाता है? कुछ दार्शनिकों का मानना है कि हमारी असली पहचान हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारे मन, हमारी चेतना और हमारी यादों में होती है। यानी अगर आपकी यादें और आपकी सोच लगातार बनी रहती हैं, तो आप वही व्यक्ति हैं, चाहे आपका शरीर कितना भी बदल जाए। लेकिन यहां भी एक समस्या है। अगर किसी व्यक्ति की याददाश्त चली जाए, जैसे कि अमनेशिया के मामलों में होता है, तो क्या वह अब भी वही व्यक्ति है? अगर उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं है, तो क्या उसकी पहचान खत्म हो गई, या फिर वह अब भी वही है, बस उसे याद नहीं है? यह सवाल इस विरोधाभास को और गहरा बना देता है। इसके अलावा एक और दिलचस्प स्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए भविष्य में ऐसी तकनीक आ जाती है जिससे आपकी पूरी यादें, आपकी सोच, आपकी पर्सनैलिटी को कॉपी करके एक नए शरीर या मशीन में डाल दिया जाए। अब वहां एक दूसरा आप मौजूद है जो बिल्कुल आपकी तरह सोचता है, आपकी तरह महसूस करता है और आपकी सारी यादें रखता है। तो असली आप कौन है? वह जो पहले से मौजूद था, या वह नया जो बिल्कुल आपकी तरह है? अगर दोनों ही खुद को मैं कहते हैं, तो असली पहचान किसकी है? यह सवाल हमें दिखाता है कि पहचान सिर्फ शरीर या यादों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुत जटिल और गहरा विचार है। शायद इस विरोधाभास का कोई एक सीधा जवाब नहीं है, लेकिन इसे समझने के कुछ तरीके जरूर हैं। पहला तरीका यह है कि हम मान लें कि पहचान एक स्थिर चीज है, यानी आप हमेशा एक ही व्यक्ति हैं, चाहे कितना भी बदलाव क्यों न हो जाए। दूसरा तरीका यह है कि हम माने कि पहचान हर पल बदलती रहती है, यानी आज का आप और कल का आप पूरी तरह अलग हैं। लेकिन ये दोनों ही विचार पूरी तरह संतोषजनक नहीं लगते। इसलिए कई लोग तीसरा तरीका अपनाते हैं, जिसे निरंतरता कहा जाता है। इसके अनुसार पहचान कोई एक फिक्स चीज नहीं है, बल्कि यह एक प्रक्रिया है जो समय के साथ बहती रहती है। आप पूरी तरह वही नहीं हैं, लेकिन पूरी तरह अलग भी नहीं हैं। आप एक कहानी हैं जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बदलती है, लेकिन फिर भी उसमें एक जुड़ाव बना रहता है। इस विचार का हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी बहुत महत्व है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अतीत में कोई गलती करता है, तो क्या उसे हमेशा उसी गलती से पहचाना जाना चाहिए, या फिर यह माना जाना चाहिए कि वह बदल चुका है और अब वह एक अलग इंसान है? इसी तरह
कानून में भी यह सवाल उठता है कि क्या वही व्यक्ति जिम्मेदार है जो अपराध के समय था, भले ही अब वह पूरी तरह बदल चुका हो। यह विरोधाभास हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम लोगों को कैसे देखते हैं, एक स्थिर पहचान के रूप में या एक बदलती हुई यात्रा के रूप में। अंत में पहचान का विरोधाभास हमें यह सिखाता है कि मैं कौन हूं का सवाल उतना सरल नहीं है जितना हम सोचते हैं। हम न तो पूरी तरह स्थिर हैं और न ही पूरी तरह बदलते हुए अलग अलग लोग हैं। हम एक निरंतर प्रक्रिया हैं, एक बहती हुई कहानी जिसमें अतीत, वर्तमान और भविष्य आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए अगली बार जब आप खुद से यह सवाल पूछें तो शायद इसका जवाब एक शब्द में नहीं मिलेगा, लेकिन शायद यही इस सवाल की खूबसूरती है कि हम खुद को समझने की इस यात्रा में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, बदलते रहते हैं और फिर भी किसी न किसी रूप में वही बने रहते हैं। द एक्सपीरियंस मशीन। क्या आप ऐसी मशीन में जाना चाहेंगे जहां आप अपनी पसंद की कोई भी जिंदगी जी सकें, जहां आपको हमेशा खुशी मिले, कभी दुख ना हो और हर अनुभव बिल्कुल वैसा ही हो जैसा आप चाहते हैं? पहली नजर में यह एक सपना जैसा लगता है, लेकिन यहीं से शुरू होता है एक गहरा दार्शनिक सवाल जिसे द एक्सपीरियंस मशीन कहा जाता है। यह विचार रॉबर्ट नोजिक नाम के दार्शनिक ने दिया था और इसका मकसद यह समझना था कि क्या सिर्फ खुशी और सुख ही जीवन का असली उद्देश्य है या फिर हम कुछ और भी चाहते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप इस मशीन में जाना चाहेंगे? बहुत से लोग पहली बार में कहते हैं, हां, क्यों नहीं। आखिर कौन दुख और संघर्ष से भरी असली जिंदगी के बजाय एक परफेक्ट जिंदगी नहीं चाहेगा? लेकिन जब आप थोड़ा गहराई से सोचते हैं तो जवाब इतना आसान नहीं रहता। अगर आप इस मशीन में चले जाते हैं तो क्या आप सच में कुछ कर रहे होंगे या सिर्फ अनुभव कर रहे होंगे? क्या एक नकली सफलता असली सफलता जितनी ही मूल्यवान होती है? और क्या सिर्फ खुशी महसूस करना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए? रॉबर्ट नोजिक का तर्क था कि ज्यादातर लोग इस मशीन में जाने से मना कर देंगे। इसका कारण यह है कि हम सिर्फ अनुभव नहीं चाहते, हम वास्तव में जीना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो कुछ हम हासिल करें वह असली हो, न कि सिर्फ एक भ्रम। अगर आप मशीन में एक महान लेखक बनते हैं तो क्या वह सच में आपकी उपलब्धि है या सिर्फ एक प्रोग्राम किया हुआ अनुभव? असली दुनिया में संघर्ष, मेहनत और असफलताएं होती हैं और यही चीजें हमारी उपलब्धियों को मायने देती हैं। इस विचार से यह भी पता चलता है कि हम सिर्फ खुशी के पीछे नहीं भागते, बल्कि हम सच्चाई और वास्तविकता को भी महत्व देते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हमारी जिंदगी असली है, हमारे रिश्ते असली हैं और हमारी भावनाएं भी असली हैं। अगर आपको यह पता हो कि आपके सारे दोस्त, आपका परिवार और आपकी पूरी दुनिया सिर्फ एक मशीन का हिस्सा है, तो क्या आप वैसे ही खुश रह पाएंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमारे लिए यह भी जरूरी है कि जो हम जी रहे हैं वह सच हो। इसके अलावा द एक्सपीरियंस मशीन हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या दर्द और दुख भी जीवन का जरूरी हिस्सा हैं। अगर आप मशीन में जाते हैं तो आपको कभी दुख नहीं होगा, लेकिन क्या बिना दुख के खुशी का कोई मतलब रह जाता है? असली जिंदगी में हम असफल होते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही प्रक्रिया हमें मजबूत बनाती है और हमारी पहचान को आकार देती है। अगर हम सिर्फ खुश रहने के लिए मशीन में चले जाएं, तो हम इस पूरे अनुभव को खो देंगे। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह मशीन हमें हम कौन बनना चाहते हैं इस सवाल से भी जोड़ती है। असली जिंदगी में हम अपने फैसलों और कर्मों के जरिए खुद को बनाते हैं, लेकिन मशीन में सब कुछ पहले से तय होता है। आप जो भी बनते हैं वह आपकी असली मेहनत का परिणाम नहीं होता, बल्कि एक प्रोग्राम का हिस्सा होता है। इसका मतलब यह है कि मशीन में जाकर आप अपनी असली पहचान खो सकते हैं, क्योंकि वहां आप खुद को बना नहीं रहे होते, बल्कि सिर्फ एक कहानी को जी रहे होते हैं। आज के समय में जब हम वर्चुअल रियलिटी, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया में ज्यादा समय बिताते हैं,
द एक्सपीरियंस मशीन का विचार और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। हम अक्सर अपनी जिंदगी को बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। हम ऐसे अनुभव खोजते हैं जो हमें तुरंत खुशी दें, और कभी-कभी हम असली दुनिया की कठिनाइयों से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन यह विचार हमें याद दिलाता है कि असली जीवन की कीमत सिर्फ उसकी खुशी में नहीं, बल्कि उसकी वास्तविकता में है। अंत में द एक्सपीरियंस मशीन हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल के सामने खड़ा करती है। क्या हम सिर्फ खुश रहना चाहते हैं, या हम सच में जीना चाहते हैं? अगर खुशी ही सब कुछ है तो हमें मशीन में चले जाना चाहिए। लेकिन अगर सच्चाई, असली अनुभव और अपनी पहचान बनाना हमारे लिए मायने रखता है, तो शायद हम असली दुनिया को ही चुनेंगे, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। यही इस विचार की खूबसूरती है। यह हमें हमारे अपने मूल्यों और इच्छाओं को समझने का मौका देता है। इसलिए अगली बार जब आप सोचें कि परफेक्ट लाइफ कैसी होनी चाहिए, तो खुद से यह भी पूछिए, क्या वह असली होनी चाहिए या सिर्फ एक परफेक्ट भ्रम? क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भी जानते हैं उसे हम सच क्यों मानते हैं? हम कहते हैं कि यह सही है या यह गलत है, लेकिन क्या हमने कभी यह पूछा कि किस आधार पर? अगर आप हर चीज का कारण या प्रमाण मांगते जाएं, तो आप एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहां से निकलना लगभग असंभव हो जाता है। यही है म्यूनचाउज़ेन ट्राइलेमा, एक ऐसा दार्शनिक विचार जो यह दिखाता है कि हम किसी भी ज्ञान को पूरी तरह और अंतिम रूप से साबित नहीं कर सकते। इस विचार का नाम बैरन म्यूनचाउज़ेन की एक कहानी से लिया गया है, जिसमें वह खुद को अपने बाल पकड़कर दलदल से बाहर निकालने की कोशिश करता है, यानी एक असंभव काम। म्यूनचाउज़ेन ट्रिलेमा को आधुनिक रूप में दार्शनिक हांस एल्बर्ट ने समझाया। यह कहता है कि जब भी आप किसी चीज को पूरी तरह प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं, तो आप 3 संभावनाओं में से किसी एक में फंस जाते हैं, और तीनों ही समस्याग्रस्त हैं। पहली संभावना है अनंत क्रम। इसमें आप हर दावे के लिए एक और कारण मांगते हैं, और फिर उस कारण के लिए भी एक और कारण, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं यह सच है क्योंकि किताब में लिखा है, तो कोई पूछ सकता है किताब सही क्यों है? फिर आप कहेंगे क्योंकि लेखक विश्वसनीय है। फिर सवाल आएगा, लेखक विश्वसनीय क्यों है? और यह सवालों की एक अंतहीन श्रृंखला बन जाती है, जिसका कोई अंतिम आधार नहीं होता। दूसरी संभावना है चक्राकार तर्क। इसमें आप अपने ही दावे को उसी के जरिए साबित करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर कोई कहे यह किताब सही है क्योंकि इसमें सही बातें लिखी हैं, तो यह असल में कोई नया प्रमाण नहीं दे रहा, बल्कि वही बात घुमा फिराकर दोहरा रहा है। यह तर्क देखने में ठीक लग सकता है, लेकिन वास्तव में यह हमें कहीं नहीं ले जाता, क्योंकि हम उसी जगह पर घूमते रहते हैं। यह ऐसा है जैसे आप एक गोल घेरे में चल रहे हों और सोच रहे हों कि आप आगे बढ़ रहे हैं। तीसरी संभावना है आधारहीन मान्यता। इसमें आप किसी बिंदु पर आकर कहते हैं, बस यही सच है, इसे और साबित करने की जरूरत नहीं। यानी आप कुछ बातों को बिना किसी प्रमाण के ही सच मान लेते हैं। उदाहरण के लिए, गणित में हम कुछ मूल नियम मान लेते हैं जिन्हें हम आगे साबित नहीं करते। इसी तरह रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम कुछ चीजों को बिना सवाल किए स्वीकार कर लेते हैं, जैसे कि हमारी इंद्रियां हमें सही जानकारी देती हैं। लेकिन यहां समस्या यह है कि अगर हमने आधार ही बिना प्रमाण के मान लिया, तो क्या हमारा पूरा ज्ञान उसी कमजोर नींव पर खड़ा नहीं है? म्यूनचाउज़ेन ट्रिलेमा हमें यह समझाता है कि जब हम पूरी तरह निश्चित ज्ञान की तलाश करते हैं, तो हम इन तीनों में से किसी एक जाल में फंस जाते हैं, या तो अंतहीन सवालों में, या गोल गोल घूमते तर्क में, या फिर बिना प्रमाण के मान्यताओं में। इसका मतलब यह नहीं है कि ज्ञान असंभव है, बल्कि यह दिखाता है कि पूर्ण और अंतिम प्रमाण पाना बहुत मुश्किल है। हम जो कुछ भी जानते हैं वह हमेशा कुछ न कुछ मान्यताओं पर आधारित होता है, और उसमें थोड़ी बहुत अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। अब सवाल उठता है, अगर हम कुछ भी पूरी तरह साबित नहीं कर सकते, तो क्या हमें कुछ भी नहीं मानना चाहिए? क्या हमें हर चीज पर शक करना चाहिए? इसका जवाब इतना सरल नहीं है।
म्यूनचाउज़ेन ट्राइलेमा का मकसद हमें निराश करना नहीं है, बल्कि हमें यह सिखाना है कि हमें अपने ज्ञान के प्रति विनम्र होना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हमारी समझ सीमित है और हम गलत भी हो सकते हैं। यही सोच हमें सीखने, सवाल पूछने और अपने विचारों को सुधारने के लिए प्रेरित करती है। यह विचार हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में जब इंटरनेट पर हर तरह की जानकारी उपलब्ध है, लोग अक्सर बिना सोचे समझे चीजों को सच मान लेते हैं। म्यूनचाउज़ेन ट्राइलेमा हमें याद दिलाता है कि हर दावे के पीछे सवाल पूछना जरूरी है। यह सच क्यों है, लेकिन साथ ही यह भी समझना जरूरी है कि हर सवाल का कोई अंतिम पूर्ण जवाब नहीं होगा। हमें एक संतुलन बनाना होता है, जहां हम न तो अंधविश्वास में पड़ें और न ही हर चीज पर इतना शक करें कि कुछ भी मान ही न सकें। इसके अलावा यह विचार विज्ञान में भी बहुत अहम भूमिका निभाता है। विज्ञान में हम किसी चीज को सच नहीं मानते, बल्कि उसे अब तक के सबसे अच्छे प्रमाण के आधार पर स्वीकार करते हैं। वैज्ञानिक सिद्धांत हमेशा नए सबूतों के आने पर बदल सकते हैं। यानी विज्ञान भी यह मानकर चलता है कि उसका ज्ञान अंतिम नहीं है, बल्कि लगातार विकसित हो रहा है। यह दृष्टिकोण म्यूनचाउज़ेन ट्राइलेमा की सोच से मेल खाता है कि पूर्ण निश्चितता की जगह हमें लगभग सही और सुधरने योग्य ज्ञान को अपनाना चाहिए। अंत में म्यूनचाउज़ेन ट्राइलेमा हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है कि सच्चाई की तलाश आसान नहीं है और शायद कभी पूरी तरह खत्म भी नहीं होती। हम हमेशा सवाल पूछते रहेंगे, जवाब ढूंढते रहेंगे और अपने विचारों को बदलते रहेंगे। यह एक अंतहीन यात्रा है और शायद यही इसकी खूबसूरती भी है। इसलिए अगली बार जब आप किसी चीज को बिल्कुल सच माने, तो एक बार रुककर सोचिए, मैं इसे सच क्यों मान रहा हूं? हो सकता है कि आपको कोई अंतिम जवाब न मिले, लेकिन यही सवाल आपको और गहराई से सोचने और समझने के करीब ले जाएगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कभी-कभी गणित और तर्क ऐसे निष्कर्ष निकालते हैं जो सुनने में बिल्कुल अजीब या गलत लगते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरह सही होते हैं? यही होता है द ड्रिंकर्स पैराडॉक्स में। एक ऐसा विचार जो पहली बार सुनने पर मजाक जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे गहरी लॉजिक छिपी होती है। इस विरोधाभास को औपचारिक रूप से गणितज्ञ और लॉजिशियन रेमंड स्मोलियन जैसे विद्वानों ने लोकप्रिय बनाया, और यह हमें दिखाता है कि सच और समझ में आने वाला हमेशा एक जैसे नहीं होते। कल्पना कीजिए कि आप एक बार में हैं जहां कुछ लोग शराब पी रहे हैं और कुछ नहीं। अब यह अजीब सा दावा किया जाता है। इस बार में ऐसा एक व्यक्ति मौजूद है कि अगर वह पी रहा है तो बार में हर व्यक्ति पी रहा है। पहली बार में यह बात बिल्कुल गलत लगती है। आप सोचते हैं, अगर कुछ लोग नहीं पी रहे तो यह कैसे संभव है कि एक व्यक्ति के पीने से सबके पीने की गारंटी हो जाए? लेकिन यहीं पर तर्क का खेल शुरू होता है। इस विरोधाभास को समझने के लिए हमें अगर तो वाले लॉजिक को सही तरीके से समझना होगा। लॉजिक में एक नियम होता है, अगर किसी कथन का पहला हिस्सा गलत है तो पूरा अगर ते वाला कथन अपने आप सही माना जाता है। इसे वैक्यूअस ट्रूथ कहते हैं। यानी अगर पी तो क्यू में पी ही गलत है तो पूरा कथन सच माना जाएगा, चाहे क्यू कुछ भी हो। अब वापस बार वाले उदाहरण पर आते हैं। मान लीजिए बार में कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पी रहा। ऐसे में हम किसी भी व्यक्ति को चुन सकते हैं और कह सकते हैं, अगर यह व्यक्ति पी रहा है तो बार में हर कोई पी रहा है। चूंकि वह व्यक्ति पी ही नहीं रहा तो अगर वाला हिस्सा गलत हो गया और इसलिए पूरा कथन अपने आप सही हो गया। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन लॉजिक के हिसाब से यह पूरी तरह वैध है। अब दूसरा केस देखते हैं। मान लीजिए बार में कुछ लोग पी रहे हैं और कुछ नहीं। इस स्थिति में हम उस व्यक्ति को चुनते हैं जो नहीं पी रहा। फिर वही कथन कहते हैं, अगर यह व्यक्ति पी रहा है तो बार में हर कोई पी रहा है। फिर से, क्योंकि वह व्यक्ति वास्तव में नहीं पी रहा। अगर वाला हिस्सा गलत हो गया और पूरा कथन फिर से सही हो गया। यानी चाहे स्थिति कैसी भी हो,
कोई पी रहा हो या नहीं, हमेशा ऐसा एक व्यक्ति मिल जाता है जिसके लिए यह कथन सच हो। और अगर तीसरी स्थिति लें जहां बार में हर कोई पी रहा है, तब तो यह कथन और भी सीधे तरीके से सच हो जाता है। आप किसी भी व्यक्ति को चुनिए, वह पी रहा है और सच में हर कोई पी रहा है, तो दोनों हिस्से सही हो गए और कथन पूरी तरह से सच हो गया। यानी हर संभव स्थिति में यह दावा सही निकलता है, भले ही यह पहली नजर में कितना भी अजीब क्यों न लगे। तो आखिर यह विरोधाभास हमें सिखाता क्या है? सबसे पहले यह हमें यह दिखाता है कि हमारी सामान्य समझ और औपचारिक तर्क हमेशा एक जैसे काम नहीं करते। हम रोजमर्रा की भाषा में अगर तो को कारण और परिणाम के रूप में देखते हैं, लेकिन लॉजिक में यह एक सख्त नियम के अनुसार चलता है, जहां सच्चाई का निर्धारण अलग तरीके से होता है। यही वजह है कि ड्रिंकर्स पैराडॉक्स हमें चौंका देता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विरोधाभास हमें सत्य के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। हम अक्सर मानते हैं कि कोई कथन तभी सच है जब वह हमारी समझ में आए या वास्तविकता से मेल खाए। लेकिन लॉजिक हमें दिखाता है कि सच होने के नियम अलग हो सकते हैं। एक कथन टेक्निकली सही हो सकता है, भले ही वह हमें अजीब या बेकार लगे। यानी सच हमेशा इंट्यूटिव नहीं होता। तीसरी बात, यह विरोधाभास गणित और कंप्यूटर साइंस में बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम में इफ देन वाले स्टेटमेंट्स हर जगह इस्तेमाल होते हैं। अगर हम इनके नियमों को सही से नहीं समझते, तो हम गलत निष्कर्ष निकाल सकते हैं या अपने कोड में गलतियां कर सकते हैं। ड्रिंकर्स पैराडॉक्स एक सरल उदाहरण है जो हमें इन नियमों को गहराई से समझने में मदद करता है। इसके अलावा यह विचार हमें भाषा की सीमाओं के बारे में भी सिखाता है। हमारी रोजमर्रा की भाषा अक्सर अस्पष्ट होती है और उसमें कई बार हम ऐसे अर्थ निकाल लेते हैं जो औपचारिक लॉजिक से अलग होते हैं। जब हम कहते हैं अगर तुम पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, ये शाबाशी में ये एक वास्तविक संबंध की बात कर रहे होते हैं। लेकिन लॉजिक में अगर तो सिर्फ एक शर्त और निष्कर्ष का संबंध है जिसमें सच्चाई के नियम अलग होते हैं। यह अंतर समझना बहुत जरूरी है, खासकर तब जब हम जटिल विचारों पर चर्चा कर रहे हों। अंत में द ड्रिंकर्स पैराडॉक्स हमें यह सिखाता है कि दुनिया को समझने के कई तरीके हैं। हमारी इंट्यूशन हमें एक तरह से सोचने पर मजबूर करती है, जबकि लॉजिक हमें एक अलग नजरिया देता है। दोनों ही अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जब हम गहरे सवालों पर विचार करते हैं तो हमें इन दोनों के बीच संतुलन बनाना पड़ता है। इसलिए अगली बार जब आपको कोई बात अजीब लगे तो तुरंत उसे गलत मानने से पहले यह सोचिए, क्या यह सिर्फ मेरी समझ से परे है या वास्तव में गलत है? हो सकता है, जैसे ड्रिंकर्स पैराडॉक्स में होता है, कि सच्चाई हमारी उम्मीदों से कहीं ज्यादा अजीब और दिलचस्प हो। द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट पैराडॉक्स। क्या आपने कभी किसी सरप्राइज का इंतजार किया है और जैसे जैसे समय बीतता गया आपने उसे समझने या पहले से अनुमान लगाने की कोशिश की हो? द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट पैराडॉक्स या अनएक्सपेक्टेड हैंगिंग पैराडॉक्स एक ऐसा ही दार्शनिक और तार्किक विरोधाभास है जो हमारी सोच, अनुमान और सरप्राइज की परिभाषा को चुनौती देता है। यह पैराडॉक्स खास तौर पर तब सामने आता है जब हम भविष्य की किसी घटना को पूरी तरह लॉजिक के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इस विचार को कई दार्शनिकों और गणितज्ञों ने अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया है, जिनमें कुर्ट गर्डल जैसे महान विचारकों के काम से जुड़ी चर्चाएं भी शामिल रही हैं। कल्पना कीजिए कि एक शिक्षक अपनी कक्षा से कहता है, मैं तुम्हें अगले हफ्ते में किसी एक दिन एक गिफ्ट दूंगा और वह पूरी तरह अनएक्सपेक्टेड होगा। तुम्हें पहले से पता नहीं चलेगा कि वह किस दिन मिलेगा। अब छात्र इस बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं और इसे लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं, अगर गिफ्ट शुक्रवार तक नहीं मिला तो निश्चित रूप से वह शुक्रवार को ही मिलेगा। लेकिन अगर हमें पहले से पता चल गया कि शुक्रवार को मिलेगा तो वह अनएक्सपेक्टेड नहीं रहेगा। इसीलिए गिफ्ट शुक्रवार को नहीं दिया जा सकता। एक्सपेक्टेड। अब वे आगे सोचते हैं, अगर शुक्रवार को नहीं मिल सकता
तो फिर गुरुवार को भी नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर गुरुवार तक गिफ्ट नहीं मिला और हमें पहले से पता है कि शुक्रवार को नहीं मिलेगा, तो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि गिफ्ट गुरुवार को ही मिलेगा। लेकिन फिर वही समस्या, अगर हमें पहले से पता है तो वह सरप्राइज नहीं रहेगा, इसलिए गुरुवार भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह छात्र इस तर्क को पीछे की ओर लागू करते जाते हैं, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, और अंत में वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गिफ्ट किसी भी दिन नहीं दिया जा सकता, क्योंकि हर दिन देने से पहले वह एक्सपेक्टेड बन जाएगा। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आता है। मान लीजिए शिक्षक बुधवार को अचानक गिफ्ट दे देता है। छात्र चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो निष्कर्ष निकाला था कि गिफ्ट कभी मिलेगा ही नहीं। लेकिन फिर भी उन्हें गिफ्ट मिल गया और वह वास्तव में अनएक्सपेक्टेड था। अब सवाल यह है, अगर उन्होंने लॉजिक से साबित कर दिया था कि गिफ्ट नहीं मिल सकता, तो फिर यह कैसे हो गया? और अगर गिफ्ट मिल गया तो उनकी रीजनिंग में गलती कहां थी? यही है द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट पैराडॉक्स, जहां हमारी तार्किक सोच हमें एक ऐसे निष्कर्ष तक ले जाती है जो वास्तविकता से मेल नहीं खाता। इस विरोधाभास का असली मजा यह है कि इसमें कोई स्पष्ट गलती पकड़ना आसान नहीं होता। छात्रों की रीजनिंग पहली नजर में पूरी तरह सही लगती है। वे स्टेप बाय स्टेप सही नियमों का पालन करते हैं और एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। फिर भी असली दुनिया में वह निष्कर्ष गलत साबित होता है। इस पैराडॉक्स को समझने के लिए हमें अनएक्सपेक्टेड शब्द के अर्थ को ध्यान से देखना होगा। छात्रों ने यह मान लिया कि अगर वे किसी दिन को लॉजिकली प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो वह दिन अनएक्सपेक्टेड नहीं रहेगा। लेकिन यहां एक सटल समस्या है। उनकी पूरी रीजनिंग इस धारणा पर आधारित है कि वे हर दिन तक पहुंचते पहुंचते अपनी रीजनिंग को सही मानते रहेंगे। लेकिन जब गिफ्ट वास्तव में किसी बीच के दिन जैसे बुधवार को दिया जाता है, तो उनकी पूरी चेन ऑफ रीजनिंग टूट जाती है। यानी उनका इनिशियल असम्पशन ही गलत साबित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, यह पैराडॉक्स हमें दिखाता है कि हम भविष्य के बारे में जो निष्कर्ष निकालते हैं वे हमेशा सही नहीं होते, खासकर जब उन निष्कर्षों में नॉलेज अबाउट फ्यूचर नॉलेज शामिल हो। यानी हम सिर्फ यह नहीं सोच रहे कि क्या होगा, बल्कि यह भी सोच रहे हैं कि हमें क्या पता होगा, और यह चीज लॉजिक को बहुत जटिल बना देती है। यह विरोधाभास एपिस्टेमोलॉजी यानी ज्ञान का दर्शन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हम क्या जानते हैं और हम क्या जान सकते हैं के बीच के फर्क को उजागर करता है। छात्र यह मान लेते हैं कि वे भविष्य के हर दिन के बारे में निश्चित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा संभव नहीं है। उनकी रीजनिंग एक आइडियल दुनिया में सही लगती है, लेकिन असली दुनिया में, जहां अनिश्चितता और सीमित जानकारी होती है, वह फेल हो जाती है। द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट पैराडॉक्स हमें यह भी सिखाता है कि सरप्राइज या अप्रत्याशित होना सिर्फ एक घटना की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि यह हमारे ज्ञान और उम्मीदों पर निर्भर करता है। एक ही घटना किसी के लिए एक्सपेक्टेड हो सकती है और किसी दूसरे के लिए कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड। यानी सरप्राइज एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है जो इस बात पर निर्भर करता है कि हमें पहले से क्या पता है। आज के समय में यह पैराडॉक्स हमें डिसीजन मेकिंग और प्रिडिक्शंस के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। हम अक्सर भविष्य की घटनाओं को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, जैसे एग्जाम्स के रिजल्ट्स, करियर डिसीजंस या लाइफ इवेंट्स। लेकिन यह पैराडॉक्स हमें याद दिलाता है कि हमारी प्रिडिक्शंस हमेशा सीमित होती हैं और उनमें अनिश्चितता का एक हिस्सा हमेशा रहता है। कभी-कभी जितना ज्यादा हम फ्यूचर को कंट्रोल या प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अंत में द अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट पैराडॉक्स हमें यह सिखाता है कि लॉजिक एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसकी भी सीमाएं हैं। हर चीज को सिर्फ तर्क से समझा नहीं जा सकता, खासकर जब बात भविष्य और नॉलेज की हो। यह पैराडॉक्स हमें थोड़ा हम्बल बनाता है। यह दिखाता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स है हमारी समझ और दुनिया। इसलिए अगली बार जब आप किसी सरप्राइज का इंतजार करें, तो शायद उसे ज्यादा एनालाइज करने के बजाय बस उसका आनंद लें,
क्योंकि कभी कभी असली मजा उसी में होता है कि हमें पहले से पता ना हो कि आगे क्या होने वाला